हिंदी की खूबसूरत और उम्दा कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए लेखिका मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी हमारी बहू सुव्रता। तो शुरू करें कहानी हमारी बहू सुव्रता। सुनो, आज सुव्रता आ रही है। अरे वाह, आपको कैसे पता? प्रतिभा की उत्सुक नज़रें आनंद पर टिक गईं तो आनंद ने हाथ में पकड़े मोबाइल के व्हाट्सएप मैसेज को उसके सामने कर दिया। मैसेज था, गुड मॉर्निंग पापा, मैं आज चल रही हूँ, दोपहर तक पहुँचूँगी। साथ में बनी ढेर सारी खुशी वाली स्माइली देखकर प्रतिभा के चेहरे पर मुस्कान गहरा गई। पत्नी के चेहरे पर यकायक चमक और सुकून देखकर आनंद ने कुछ संकोच से पूछा, काम संभाल लेगी वो? क्यों नहीं संभालेगी? प्रतिभा के मुंह से बात निकली ही थी कि प्रिया ने पकड़ ली। अपनी बहू के आने पर इतनी भी खुश ना हो। मैंने ही कल रात को सुव्रता और प्रांजल को फ़ोन करके बताया कि यहाँ सब कितनी मुश्किल से मैनेज हो रहा है। आपकी बहू को थोड़ी तो शर्म आई होगी, इसीलिए आ रही है। हद है, मम्मी हॉस्पिटल में 6 दिन एडमिट रहीं पर दोनों देखने तक नहीं आए। ओफो, छोड़ ना, बार बार वही बात। प्रतिभा के चेहरे पर तनाव और स्वर में मायूसी छलकी तो वो चिढ़कर बोली, हद है मम्मी, क्या बात भी ना करें? बेटा, मुझे स्लिप डिस्क की तकलीफ़ है, कोई वायरल फीवर तो है नहीं जो आकर ठीक हो जाएगा। वो बाद में आ रही है तो उसमें मेरा ही भला है। अच्छा, बाद में आने से भला कौन सी भलाई है, बताओ तो? प्रिया के स्वर की तलखी और व्यंग भांप कर भी प्रतिभा भरसक सहज स्वर में बोली, तुम दोनों एक ही समय आती और चली जाती, अब कम से कम बारी बारी दोनों का साथ मिलेगा, प्यार और मदद मिलेगी। रहने दो मम्मी, अपनी बहू के किए पर पर्दा न डालो आप। यही फ़र्क होता है बेटी और बहू में। बेटी स्लिप डिस्क की खबर सुनते ही दौड़ी आई, पर बहू ने प्रोग्राम अपने कंफर्ट पर या यूं कहो कि हाशिए पर छोड़ दिया। फुर्सत मिलने पर मैडम जी घर आएंगी। मत बोल ऐसा। और फुर्सत की क्या बात है, क्या मैं जानती नहीं कि आजकल कोई फुर्सत में नहीं बैठा है? तुम भी समय निकाल कर आई थी, वो भी समय निकाल कर आएगी। मतलब ठान लिया है आपने कि हर हाल में उसका ही पक्ष लोगी? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यही कह रही थी कि उसने आने का प्रोग्राम ही तो आगे बढ़ाया है। कहते कहते प्रतिभा कराह उठी। स्लिप डिस्क का दर्द बेटी की जली कटी सुनकर और बढ़ गया, पर प्रिया चुप नहीं हुई। यहाँ मैं जॉब की चिंता छोड़कर 4 दिन से बिना सैलरी पर हूँ। वो महारानी अपने कैरियर, जॉब और प्रोजेक्ट में बिजी हैं। माँ बेटी के वार्तालाप से व्यथित आनंद अवांछित प्रसंग को सुनकर परिस्थितियों का विश्लेषण करने लगे। 8-10 दिन पहले प्रतिभा के पीठ में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने स्लिप डिस्क की आशंका जताई। टेस्ट में स्लिप डिस्क की पुष्टि होने पर उसे बेड रेस्ट दे दिया। प्रतिभा का उठना बैठना दूभर हो गया तो उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट रहने दिया गया। बेटे बहू को खबर मिली तो उन्होंने कन्फर्म किया कि वो जल्दी ही आएंगे। उधर प्रिया को पता चला तो तुरंत निकल पड़ी। प्रिया के पहुंचने की खबर जानकर सुव्रता ने कहा, पापा हम लोग बाद में आ जाएंगे, दीदी तो आ ही गई हैं। कहकर अपना आना टाला तो प्रतिभा ने सहजता से लिया, पर आनंद असहज थे। सुव्रता के इस कदम से अपने भविष्य के प्रति आशंका और अनिश्चितता पनप गई थी। प्रिया भी रह रहकर संदेह की सुलगती लकड़ी कुरेद कर आँच सुलगाए रखने में कसर नहीं छोड़ रही थी। ये सुव्रता काम वाली बाई लेकर क्यों आ रही है? मुझे तो आप लोगों का भविष्य खतरे में दिख रहा है। मैं तो पहले से कह रही थी ये इस घर के लिए ठीक नहीं है। प्रांजल को भी अपने जैसे ही बना दे कि देख लेना। प्रिया का प्रलाप जारी था। आनंद ने आंखें मूंद ली और उस विगत में खो गए जब प्रांजल के रिश्ते की बात चल रही थी। सुव्रता को देखने सब लोग गए थे। उसकी ज़रूरत से ज़्यादा सहजता सबको असहज कर रही थी। उसकी उन्मुक्तता और बिंदास व्यवहार को लेकर वो सब तनाव में आए जब उन्होंने पहली मुलाकात में बेहद औपचारिक और बेहद प्रचलित प्रश्न पूछा, तुम्हारी हॉबी क्या है बेटी? बातें करना। सुव्रता ने मुस्कुराकर झटपट कह दिया तो इस अप्रत्याशित जवाब पर प्रांजल फिदा हो गया, जबकि वो प्रतिभा और प्रिया समेत हैरान रह गए थे। पास ही बैठी सुव्रता की दादी ने सबके चेहरों को पढ़ लिया था, सो बात संभालती हुई बोली, हमारी सुव्रता जहाँ भी जाती है रौनक कर देती है। प्रतिभा ने उसकी दादी की प्रतिक्रिया पर सकारात्मक रुख अख्तियार किया, पर वो दुविधा में और प्रिया नाखुश थी। ऐसे भी किसी की हॉबी होती है, और अगर होती भी है तो क्या कोई बताता है? प्रिया के मुताबिक जवाब निहायत बेहुदा और अशोभनीय था। उसने इस प्रसंग को लेकर प्रांजल का ब्रेन वॉश ये कहकर करने का प्रयास किया, तुम घर में अकेले लड़के हो
तुम्हारी बीवी सलीकेदार, जिम्मेदार और घर के हिसाब से चलने वाली होनी चाहिए। दीदी, कम बोलने वाले जिम्मेदार और ज़्यादा बोलने वाले लापरवाह होते हैं, ऐसा कोई नियम है क्या? मेरे गले तो नहीं उतरता। तो क्या कहना चाहते हो कि बात उन्हीं लोग जिम्मेदार होते हैं? ओहो, वही तो बोल रहा हूँ। किसी के बेसिक नेचर पर उसे जिम्मेदार या लापरवाह घोषित करना ठीक नहीं है ना। प्रिया और प्रांजल में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई थी। प्रांजल का मन सुव्रता में अटका देखकर प्रतिभा ने सुव्रता के लिए हाँ कर दी, जबकि उन्होंने तटस्थता दिखाई, और प्रिया, उसके मन से इस प्रसंग की चुभी फांस कभी नहीं निकली। सुव्रता को पसंद करने के लिए प्रतिभा की ये भी दलील थी कि जो लड़की बेबाकी से अपनी बात रख सकती है वो मन की साफ होगी। हंसमुख व्यवहार से वो घर के वातावरण को सरस बनाएगी। पर प्रिया को माँ की दलीलें कभी आश्वस्त नहीं कर पाईं। सुव्रता भी कहाँ कभी भी किसी को आश्वस्त कर पाई। जिम्मेदार और सुघड़ बहू की पदवी चाह कर भी प्रतिभा उसे न दे पाई। गंभीरता और संजीदगी का मुखौटा वो अपनी शादी में भी न ओढ़ पाई। बेफिक्री इस कदर उसके व्यवहार में रची बसी थी कि प्रतिभा जैसे प्रांजल को सुबह चाय नाश्ता पकड़ाती, वैसे ही सुव्रता को देती, और वो बड़े अधिकार से ले भी लेती। उसके चेहरे पर संकोच का एक कतरा भी नहीं दिखता। पर प्रिया माँ जैसी उदारमना नहीं थी। सुव्रता अपने निश्चल व्यवहार और साफगोई से वो प्रतिभा के दिल में बेटी सा अधिकार पा गई थी। उसकी अलहड़ता देखकर प्रतिभा का कभी जी ही नहीं चाहा कि वो उसे बहू की परंपरागत छवि के हिसाब से ढाले। कभी कभी सुव्रता बोल भी देती, मम्मी आप तो मेरी सहेली जैसी हो, सास तो लगती ही नहीं। वो तो अच्छा है प्रिया दीदी सास की कमी खलने नहीं देती। उनकी डांट टपट और रौब की वजह से मैं सास को मिस नहीं करती हूँ। उसकी बात पर प्रतिभा खिलखिला देती। प्रिया तो चिढ़कर बोल भी देती, बातें ना हो तो कोई पूछे नहीं। पापा, शाम तक मैं निकल जाऊंगी। आपकी बहू काम वाली बाई लेकर आ ही रही है, अब मेरी क्या ज़रूरत। प्रिया के व्यंग में डूबे स्वर से आनंद सोच विचार के घेरे से बाहर आए और इस निर्णय पर पहुँचे कि कम से कम इस बार तो प्रिया गलत नहीं है। व्यवहारिक होना एक हद तक सही है, अतिवादिता गलत है। प्रत्येक घटनाक्रम अपने एक निश्चित समय पर प्रतिक्रिया की अपेक्षा रखता है। प्रिया का अपनी माँ को तकलीफ़ में देखकर घर बार छोड़कर तुरंत मदद के लिए आ जाना, और सुव्रता का प्रिया के आने की खबर पाते ही अपने आने का कार्यक्रम टालना यकीनन सही नहीं था। इस बार वो सुव्रता और प्रांजल का चाहकर भी पक्ष नहीं ले सकते। प्रिया अपने जाने की तैयारी करने लगी थी। आश्चर्य था कि उसके जाने को लेकर प्रतिभा के चेहरे पर चिंता या दुख नहीं था, बल्कि सुव्रता के आने का उल्लास छाया था। पर वो बहू के अल्हड़पन को लेकर आशंकित थी। शाम तक सुव्रता घर पहुंची तो आते ही उसने एक चुंबन प्रतिभा के गाल पर जड़ दिया। प्रतिभा के हाथों को सहलाकर बोली, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं आपकी क्या हालत होगी, पर आप तो खूब फ्रेश नज़र आ रही हो। प्रतिभा कोई प्रतिक्रिया देती उससे पहले ही वो साथ में आई काम वाली से बोली, देख पुतुल, मेरी ब्यूटीफुल मॉम की अच्छे से केयर करना ताकि हम जल्दी से शॉपिंग पर जा सकें, कुछ मूवी वूवी देखें, मस्ती करें। हाँ हाँ सुव्रता, तुम तो मम्मी के साथ मूवी मस्ती की ही भागीदारी निभाओ, सेवा तो तुम्हारे बस की है नहीं, वो जिम्मा तो तुमने मेट को दे दिया है। प्रिया ने सुव्रता पर तंज कसा तो आनंद और प्रतिभा असहज हो गए। सुव्रता ने मौके की नजाकत भांपते हुए साथ आई लड़की का परिचय कराने के बहाने, मम्मी ये पुतुल है, कोलकाता से अपने पापा के साथ आई है। इसके पापा मेरे ऑफिस में चौकीदार हैं। ये घर पर मेरा हाथ बटाती है। मम्मी से पढ़ने का बहुत शौक़ है, इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है मैंने। बातचीत का रुख मोड़ दिया और पुतुल से बोली, तुम मेरी मम्मी का ध्यान रखना, बदले में ये तुम्हें लिखना सिखाएंगी, है ना मम्मी। अपने साथ आई लड़की को प्रतिभा की तीमारदारी में लगाकर प्रिया के पीछे घूम घूम कर डाइट और दवाओं के बारे में पूछती रही। रात तक प्रिया चली गई थी, पर जाते जाते सुना गई, ये है आपकी पसंद, देख लो। शादी के बाद प्रांजल को ही बदल दिया। बहन बीमार माँ की सेवा कर रही है, पर भाई जी खुद नहीं आए। बीवी को भेजा तो साथ में मेड भेज दी ताकि बेगम के हाथ गंदे ना हों। प्रिया के तानों ने आनंद और प्रतिभा का मन दुखा दिया था। हालांकि प्रतिभा अपनी बेटी के मिजाज से वाकिफ़ थी और समझती थी कि यहाँ काम की अधिकता ने उसका मूड बिगाड़ दिया है। आखिरकार उसने एक हफ्ते अपनी माँ की सेवा की है तो सुनाने का अधिकार भी वो रखती है। लाडली बहू का मुंह हटाकर एक निरपेक्ष दृष्टि देखे तो जो वो कह रही है वो गलत भी कहाँ है। पुतुल को सुव्रता अपनी सहूलियत के लिए ही तो लाई है। जितना ये सच था उतना ये भी कि पुतुल के आने से वाकई सुविधा हो गई थी।
गुसलखाने तक जाना पहाड़ चढ़ना सा लगता था। अब उसके सहारे वो बेहिचक चली जाती है। देर रात तक सुव्रता ने कई रंग की पुड़ियों में दवा बांध दी थी। सुबह नीली, दोपहर पीली, रात को लाल रंग की कागज में बंधी दवा वो समय समय पर देती। उस दिन पुतुल को रसोई में सब दिखाकर घर की जिम्मेदारी उसके हवाले करके वो प्रतिभा के साथ गप्पे मारने बैठ गई। पुतुल ने खाने में खूब तीखा डाला। इन दिनों प्रिया के हाथों का बना हल्का फुल्का खाना खाने वाले वो दोनों एक बारगी घबराई गए। अरे मम्मी, ये बंगाली लोग बहुत तीखा खाते हैं, कल से मैं मिर्च और तेल पर कंट्रोल रखूंगी। बेटी, रसोई पर भी तुम कंट्रोल रखो तो क्या बात है। आनंद के मन पर प्रिया विराजमान हो गई थी, सो मन उसकी सी बोली बोलने लगा। तीखा कम करने के लिए सुव्रता ने पुतुल को हिदायत और बाकियों को दही और घी दिया। दूसरे दिन भी उसने रसोई को समय नहीं दिया, अलबत्ता प्रतिभा को भरपूर समय दिया। उसके आसपास ही बनी रही, उसे व्हाट्सएप पर आए जोक्स सुनाती रही। हाँ, खाना तीखा ना हो इसका बार बार निर्देश देती रही। 2-4 दिनों में पुतुल उनके स्वाद के हिसाब से खाना पकाने लगी थी। तेल और मिर्च मसालों में कंट्रोल हो चुका था। प्रतिभा पुतुल का गुणगान करते न थकती। आनंद, जो भी कहो, पुतुल को लाकर इसने बहुत अच्छा किया, बेहिचक काम करा लेती हूँ। सुव्रता कह रही थी कि ये थोड़ा पढ़ना लिखना जान जाए तो इसे स्कूल भेजेगी। आनंद हाँ हूँ में जवाब देते तो सुव्रता के पक्ष में उनसे कुछ बुलवाने की कोशिश में कहती। अपनी सुव्रता भी क्या क्या करती है, 20 साल की लड़की को स्कूल भेजेगी। आनंद तब भी कुछ नहीं कहते। प्रतिभा समझती थी कि प्रिया के बोए संदेह और क्लेश के अंकुर ने आनंद के मस्तिष्क में जड़ें बना ली हैं। एक दिन प्रतिभा ने पुतुल की किसी बात से प्रभावित होकर आनंद से कहा, लड़की बहुत समझदार है, घर के कामों में तो तेज है ही, पढ़ने में भी इसकी लगन है। हमेशा की तरह आनंद ने सिर हिलाकर ही जवाब दिया तो वो उसे उकसाते हुए बोली, किसी को शिक्षा प्रदान करना भी तो सेवा है। मैं तो कहती हूँ इसे यहीं रोक लें। नहीं रोक लें क्या? पढ़ाई का खर्चा मैं उठा लूँगी। देर तक आनंद की प्रतिक्रिया नहीं आई तो प्रतिभा ने टोका, क्या हो गया है तुम्हें? देख रही हूँ इन दोनों गुमसुम से हो, कोई बात हो तो कहो, क्या सोचते रहते हो? सोच रहा हूँ जो प्रिया ने कहा था वो गलत भी तो नहीं था। बेटी थी इसलिए तुरंत दौड़ी चली आई, दिन रात सेवा में लगी रही। वहीं सुव्रता को देखो, मेड से सब काम करवा रही है। आनंद, तुम अभी भी प्रिया के तानों को पकड़े बैठे हो। मानती हूँ प्रिया की तुलना में सुव्रता कामकाज में कहीं नहीं ठहरती, पर एक बात से हम इनकार नहीं कर सकते, उसे परिस्थितियों को मैनेज करना आता है। प्रिया ने इतना काम ओढ़ लिया कि वो खींच गई, और तो और सुना सुना कर अपना किया कराया बराबर कर दिया। अभी देख लो, 4 दिन तक खुद भी परेशान रही, हमें भी तनाव में रखा। वहीं सुव्रता मदद के लिए पुतुल को ले आई और अपना बोझ हल्का किया तो अच्छा है, खुद भी खुश है और हमें भी खुश रख रही है, तो गलत क्या है? यानी कि तुमने ठान लिया है कि बेटी को छोड़ बहू का पक्ष लोगी? प्रिया सी बोली, तुम तो ना ही बोलो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो सच है वही बोल रही हूँ। हमने कभी भी बेटी बहू में फ़र्क नहीं किया, तो अब अलग अलग चश्मे से आकलन क्यों? तुम जो कहो, मैं प्रांजल के ना आने से दुखी हूँ और पूछूंगा उससे कि माँ से बढ़कर ऐसा क्या काम आ गया जो वो नहीं आया। कहकर आवेश में आनंद तो सच में उठकर चल दिए। अरे कहाँ जा रहे हो, सुनो तो। प्रतिभा ने आवाज़ लगाई, पर वो सुव्रता के बंद कमरे के सामने जाकर रुके। दरवाज़ा खटखटाया तो आ जाओ की आवाज़ आई। हल्का सा खकार कर उन्होंने धीरे से दरवाजे के पल्ले को खोला तो वो बिस्तर पर ढेर सारी फाइलें फैलाए बैठी थी। पास ही लैपटॉप खुला था और तारों का मकड़जाल सा आसपास बना था। आनंद को देखकर वो हड़बड़ा कर बोली, क्या हुआ पापा, मम्मी ठीक तो हैं? मम्मी तो ठीक है, पर तुम काफ़ी बिजी लग रही हो। ना चाहते हुए भी स्वर में तल्खी उतर आई। हाँ बिजी तो हूँ, ऑफिस का काम कर रही हूँ। 20-22 दिन तक यहीं घर से काम करूँगी। मेरे ऑफिस ज्वाइन करने के बाद प्रांजल भी हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आ जाएंगे। ऐसे 1 महीना निकल जाएगा। भगवान चाहेगा तो मम्मी भी तब तक ठीक ही हो जाएंगी। इतने दिन क्या तुम लोग अलग अलग रहोगे? तो क्या हुआ पापा, चंडीगढ़ से दिल्ली है ही कितनी दूर, वीकेंड में एक दूसरे से मिलना होगा। प्रांजल तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? आ रहे थे पापा, मैंने मना कर दिया। पर क्यों? सोचा सब बारी बारी रहेंगे तो मम्मी को ज़्यादा दिन तक साथ मिल जाएगा। 1 महीने का बेड रेस्ट है, तब तक किसी ना किसी का यहाँ होना जरूरी है ना। स्वभाव के विपरीत सुव्रता को गंभीर मुद्रा में देखकर आनंद खुद गंभीर नहीं रह पाए। होठों पर मुस्कुराहट ना चाहते हुए भी छलक आई। बोले, तुम सोचती भी हो?
क्या पापा मेरी खिंचाई कर रहे हैं ना? आखिर एचआर मैनेजर हूँ, खुद का कुछ फ़ायदा तो मैं भी उठाऊंगी ना। सुव्रता को मौका मिला और वो चिर परिचित पुराने मस्खरे अंदाज में आ गई थी। चलो तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारी मम्मी के पास बैठता हूँ, कहकर आनंद बाहर आ गए। प्रतिभा के कमरे में गए तो देखा पुतुल प्रतिभा को कॉपी में कुछ लिखा हुआ दिखा रही थी। आनंद को देखते ही उसने कॉपी प्रतिभा के हाथ से खींच ली और चली गई। आनंद प्रतिभा के पास कुर्सी पर बैठ गए। प्रतिभा ने ध्यान से उनके चेहरे को देखा। कुछ पल के मौन के बाद मुस्कुराए और अपने में ही हंस दिए। क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? वो धीमे से बोले, तुम्हारी बहू हर काम में अपना फ़ायदा देखती है। यहाँ भी देखो, इस लड़की के लिए मुफ्त के टीचर का इंतज़ाम कर लिया। प्रतिभा बरबस मुस्कुरा पड़ी तो आनंद बोले, प्रांजल से बात करके पूछो वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम कैसे कर रहा है। आनंद को हल्के मूड में देखकर वो हैरानी से बोली, क्यों, तुमने नहीं कुछ पूछा? सुव्रता को कुछ कह तो नहीं आए? हाँ, कुछ कहने ही गया था, पर बिना कुछ कहे और बिना पूछे दुविधा दूर हो गई। कुछ उत्तर भी मिल गए। माने? प्रतिभा ने संदेहास्पद नज़रों से उन्हें देखा तो आनंद भावुकता से हाथ थामते हुए बोले, तुम्हारी बीमारी की खबर सुनकर सुव्रता और प्रांजल की त्वरित प्रतिक्रिया न देखकर अफसोस जरूर हुआ, पर सुव्रता से बात कर एक नया अनुभव हुआ कि मनुष्य का सुख दुख कुछ बातों और जीवन के अनुभवों से निर्धारित होता है, और अनुभव नज़रियों पे टिके होते हैं। कभी कभी सच सामने होता, पर नज़रिया कमज़ोर होने से हम उसे देख न पाने का गुनाह कर बैठते हैं। नज़रिया, गुनाह? मैं समझी नहीं। समझने की बात यह है कि जब कोई किसी काम को प्रतिवाद और प्रतिक्रिया रहित अंजाम तक पहुंचाता है तो वो सहज रूप से सुखद परिणाम देता है, बिना किसी उपेक्षा अपेक्षा, तुलना, पुरस्कार, तिरस्कार की परवाह किए सहज भाव से कर्तव्य का पालन सबके बस में नहीं होता है, पर सुव्रता के बस में है ये सब। उफ, इतनी दार्शनिक बातों से मुझे तो चक्कर आ जाएगा। साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? प्रतिभा की उलझन देखकर आनंद हंस दिए। साफ साफ शब्दों में बोले तो हमारी बहू सुव्रता लाखों में एक है। आनंद के कहने पर प्रतिभा ने कसकर उनका हाथ थाम लिया और सुकून से आंखें बंद कर लीं। सुकून ने चमत्कार सा किया। आनंद ने प्रतिभा को ध्यान से देखा। निश्चिंतता का भाव लिए उस मुखमंडल पर दर्द का एक कतरा भी शेष न था, और न शेष रहा कोई संदेह स्वयं के मन में। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी सुव्रता। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।